गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए कल जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे शुरू करेंगे। लिखेंगे सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, हाथ भींगा हुआ है। सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर, it is the material having zero resistance below a temperature called critical temperature, चलिए समझिएगा। ये सुपर कंडक्टर, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि बहुत अच्छा कंडक्टर होगा, बहुत बढ़िया कंडक्टर होगा। मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आराम से पास करेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा करंट को पास करने में। तो ये एक ऐसा मटेरियल है जो किसी खास टेम्परेचर के नीचे, बिलो ए टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर के नीचे, बिलो अ टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर के नीचे कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करे, कहने का मतलब उसका रेसिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाए, हैविंग ज़ीरो रेसिस्टेंस बिलो अ टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इस तरह के मटेरियल को सुपर कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे Hg, मरकरी होता है ना, मरकरी का जब टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर जब 4.8 केल्विन होता है, मतलब जब मरकरी को 4.8 केल्विन से नीचे ले जाएंगे ना, ये बहुत छोटा टेम्परेचर है, ये केल्विन में है, ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस में नहीं है, ये केल्विन में है। तो जब ये 4.8 केल्विन के नीचे जाएगा मरकरी, जब 4.8 केल्विन के नीचे जाएगा मरकरी, तो उस समय क्या होगा, ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा? सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव। देख लीजिए, मान लीजिए इधर टेम्परेचर है और इधर रेसिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है, इधर रेसिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी मान लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है, इस तरह से ग्राफ गिरता है, इस तरह से ग्राफ घटता है और किसी खास टेम्परेचर पर जैसे पहुंचेगा, इसका रेसिस्टिविटी जीरो हो जाएगा। तो ये वाला जो टेम्परेचर होगा यही कहलाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर, यही कहलाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर की देखिए जैसे नीचे आया, रेसिस्टिविटी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और रेसिस्टिविटी ज़ीरो हो गया तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। चलिए इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए जल्दी से, बना लीजिए। चलिए मिटा दें? यस सर, मिटा दीजिए। ये हो गया सुपर कंडक्टर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इफ Fe iron and Ge germanium are cooled from 500 Kelvin to 80 Kelvin, then their resistance चार ऑप्शन है, इंक्रीजेज,
इंक्रीजेज कोमा इंक्रीजेज, नंबर बी ऑप्शन है डिक्रीजेज कोमा इंक्रीजेज, डिक्रीजेज कोमा इंक्रीजेज। नंबर सी है डिक्रीजेज कोमा डिक्रीजेज, कोमा डिक्रीजेज। और नंबर 4 है, मतलब डी है, क्या हो गया, इंक्रीजेज इंक्रीजेज हो गया, डिक्रीजेज इंक्रीजेज हो गया, डिक्रीजेज डिक्रीजेज हो गया, बचा क्या, कोई ऑप्शन ले लीजिए। डिक्रीजेज इंक्रीजेज हो गया, डिक्रीजेज डिक्रीजेज हो गया, हो तो गया, नन ले लीजिए। चलिए बनाइए, ट्राई करिए 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर। चलिए देखिए, आयरन क्या है, कंडक्टर है। आयरन क्या है, कंडक्टर है। तो आयरन के लिए अल्फ़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आयरन में क्या होता है, आयरन कंडक्टर है तो अल्फ़ा इसका क्या होगा, पॉजिटिव। जब अल्फ़ा पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, 500 केल्विन से 80 केल्विन। तो टेम्परेचर को जब कम कर रहे हैं तो इसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। इसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। जर्मेनियम की बात करते हैं। जर्मेनियम क्या है, सेमी कंडक्टर, आगे पता चलेगा डिटेल में, जिनको नहीं मालूम है टेंशन नहीं लेना। सेमी कंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सिलिकॉन जर्मेनियम बहुत डिटेल में पढ़ना। तो जर्मेनियम का अल्फ़ा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज कोमा इंक्रीजेज। तो बी आंसर हो जाएगा, डिक्रीजेज कोमा इंक्रीजेज। चलिए जल्दी से टिक कर लीजिए, डिक्रीजेज कोमा इंक्रीजेज, जल्दी से टिक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। I and V graph is given, I versus V graph, I versus V graph is given for two different materials, for two different materials at temperature T1 and T2, at temperature T and T2, at temperature T and T2, then देखिए 4 ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन ये है कि I वर्सेस V ग्राफ है, इधर I ले लीजिए, इधर V ले लीजिए, अलग अलग मटेरियल के लिए है। दो ग्राफ ले लीजिए, इसको T1 मान लीजिए, इसको T2 मान लीजिए। I वर्सेस V ग्राफ है। ऑप्शन ए है T1 इक्वल्स टू T2, ऑप्शन बी है T1 लेस देन T2, ऑप्शन सी है T1 ग्रेटर देन T2, ऑप्शन डी है नॉन, कोई नहीं। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करिए। सेम मटेरियल है, मटेरियल अलग अलग कैसे होगा, फॉर टू गिवन फॉर टू सेम मटेरियल, डिफरेंट नहीं, इसको सेम कर लीजिए, अल्फा सेम करिए नहीं तो नहीं बनेगा। फॉर सेम मटेरियल, फॉर टू सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है एट टेम्परेचर T1 एंड T2। चलिए सेम मटेरियल सेम है ना, तो अल्फा अलग अलग हो जाएगा तो फिर पता नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। I वर्सेस V ग्राफ में बताए थे। अब देखिए V इक्वल्स टू क्या होता है,
या I इक्वस टू क्या होता है V बाई आर, 1 बाई आर इंटू वी, वाई इक्वस टू एम एक्स, वाई इक्वस टू एम एक्स, आई इक्वस टू क्या होता है आई इक्वस टू वी बाई आर, तो 1 बाई आर इंटू वी। तो यहाँ पे जो आई वर्सेस ये वाई इक्वस टू एम एक्स का है, ये वाई इक्वस टू एम एक्स का है, ठीक है, वाई इक्वस टू एम एक्स ग्राफ है, जहाँ एम इक्वस टू क्या हो गया 1 बाई आर, एम इक्वस टू 1 बाई आर, कहने का मतलब टेन थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा 1 बाई आर, तो आर इक्वस टू क्या हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा, आर इक्वस टू क्या हो जाएगा 1 बाय, आर इक्वस टू क्या हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। इसके लिए मान लीजिए कि ये थीटा 1 है, ये थीटा 1 है और ये जो है थीटा 2 है, ये जो है वो थीटा 2 है। तो आप देख सकते हैं कि थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, ठीक है। अच्छा, ये एंगल 0 से 90 के बीच में, और 0 से 90 में टेन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो टेन थीटा 2 ग्रेटर देन टेन थीटा 1, सही है। तो 1 बाई टेन, जब इसका रिवर्स लेते हैं तो इनइक्वलिटी का रूल होता है कि ये उल्टा हो जाता है, यहाँ जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा, 1 बाई टेन थीटा 1, 1 बाई टेन थीटा 1। अब 1 बाई टेन थीटा 2 को क्या लिख सकते हैं R2, 1 बाई टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं R2, 1 बाय टेन थीटा 2 को क्या लिख सकते हैं R2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ना 1 बाय टेन थीटा R के बराबर है, तो 1 बाय टेन थीटा 2 किसके बराबर हो जाएगा R2 के बराबर, तो R2 लेस देन R1, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, तो R2 लेस देन 1 है, मटेरियल सेम है तो R2 लेस देन 1 है। ध्यान से देखिए R2 लेस देन 1 है, तो R2 को क्या लिख सकते हैं R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2 ले लीजिए इधर, लेस देन इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T1 ले लीजिए, सही है। क्योंकि देखिए मटेरियल सेम है, अगर अलग अलग हो जाता तो अल्फा अलग अलग हो जाता, फिर कंपैरिजन ही नहीं कर पाते। यहाँ पे मटेरियल सेम है, R0 से R0 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा, डेल्टा T2 इज लेस देन डेल्टा T1, इसका मतलब T2 इज लेस देन T1, T2 इज लेस देन T1, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका T2 इज लेस देन T1। ये देखिए मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ऑप्शन सी लगा लीजिए, T1 इज ग्रेटर देन T2, ऑप्शन सी में टिक कर लीजिए। चलिए लिख लिया इसको, चलिए लिख लिए, यस सर लिख लिए, मिटा दें। तो T1 ग्रेटर देन T2, मतलब जिसका स्लोप कम वो टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसका क्योंकि रिवर्स होता ना, रेसिप्रोकल होता, जिसका स्लोप कम वो टेम्परेचर ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, resistance of a conductor is 5 ohm at 50 degrees Celsius and 6 ohm at 100 degrees Celsius and 6 ohm at 100 degrees Celsius. Find the temperature coefficient of resistivity. Find the temperature coefficient of resistivity. Find the temperature coefficient of resistivity and resistance at 0 degree Celsius and resistance at 0 degree Celsius। एक कंडक्टर है जिसका दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस दिया हुआ है, 50 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम
100 डिग्री सेल्सियस पे 6 ओम। तो आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी जो अल्फ़ा था वो कितना होगा, और रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री तापमान पे, टेम्परेचर पे इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। चलिए देखते हैं, बना लिए सभी लोग। चलिए, आप लोगों से मैं पूरा उम्मीद है, चलिए कि आप लोग इसको बना लेंगे आसानी से। देखते हैं, तो सबसे पहले अपने पास जो फार्मूला है रेसिस्टेंस का, टी टेम्परेचर पे आर टी इक्वल्स टू आर नॉट, इधर से लिखते हैं थोड़ा, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। इस इक्वेशन में बताए थे कि आर नॉट जो होता है वो 0 टेम्परेचर का रेसिस्टेंस होता है। आर नॉट इज द रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आर टी जो है वो रेसिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टी माइनस 0। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टी माइनस 0। चलिए, तो आर टी आप देखिएगा 5 ओम अगर इधर लेते हैं, 5 ओम इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा 50 माइनस 0, क्योंकि 5 ओम कितने पे है, 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो 50 माइनस 0 मतलब अल्फ़ा इंटू 50, अल्फ़ा इंटू 50। इसी तरह जब हम यहाँ पे आर टी को 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 100, अल्फ़ा इंटू 100। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऊपर मिटा देते हैं। ऊपर मिटा दिया, तो इक्वेशन 1/2 कर लीजिए। इक्वेशन 1/2 तो 5/6 इक्वल्स टू, ये आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1 प्लस 50 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 अल्फ़ा। इसको इधर बुला लीजिए, तो हो जाएगा 5 प्लस 500 अल्फ़ा इक्वल्स टू 6 प्लस 300 अल्फ़ा। सही है, 500 को 300 को इधर बुला लीजिए, तो 200 अल्फ़ा इक्वल्स टू 6, ये 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/200, मतलब ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 के पावर -2, 10 के पावर -2। चलिए, ये हो गया पर डिग्री सेल्सियस, 0.5 इंटू 10 के पावर -2 पर डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका अल्फ़ा, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन कुछ भी ले सकते हैं, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन कुछ भी ले सकते हैं। ये अल्फ़ा हो गया। अब पूछा गया है, अब इसमें अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दीजिए ना, इक्वेशन 2 में अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 में अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा कितना है 0.5 इंटू 10 के पावर -2, 0.5 इंटू 10 के पावर -2 इंटू में कितना है 100, ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस 0.5 कितना हो गया 1.5, तो 6 डिवाइडेड बाई 1.5, तो आर नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया 4 ओम। चलिए लिख लीजिए, आर नॉट इक्वल्स टू 4 ओम, आंसर लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर, अच्छा क्वेश्चन, देयर आर 2 कंडक्टर्स
of resistance R1 and R2 of resistance R1 and R2 and temperature coefficient of resistivity and temperature coefficient of, ये कोफिशिएंट है, COE कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं, ये कोफिशिएंट है, कॉफ़ी मत समझिएगा, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी आर अल्फ़ा 1 and अल्फ़ा 2 respectively, अल्फ़ा 1 and अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 and अल्फ़ा 2 respectively. Find the equivalent, find the equivalent, find the equivalent temperature coefficient of resistivity, find the equivalent temperature coefficient of resistivity, coefficient of resistivity if they are connected in, if they are connected in, if they are connected, if they are connected, connected in, if they are connected in number 1 series, number 2 parallel, number 2 parallel, नंबर 2 पैरेलल। तो बोला गया है कि अपने पास दो कंडक्टर है, दो वायर है मान लीजिए, दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दिया गया, दोनों का रेसिस्टेंस भी R1 एंड R2 दे दिया गया, R1 एंड R2 दे दिया गया। तो आपको बोला गया कि जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा, और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब जाके टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी कितना होगा। चलिए चलिए ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। दिख रहा है क्लियर? यस सर दिख रहा है। चलिए सॉल्यूशन। नंबर 1 सीरीज वाला लेंगे, सीरीज में पहले लेंगे। समझिए बात को, सीरीज में क्या होता है, जब दो रेसिस्टेंस सीरीज में होता है तो दोनों आपस में डायरेक्टली ऐड हो जाता है। मतलब R1 और R2 को जब सीरीज में होगा तो R1 प्लस R2 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये आगे डेरिवेशन करेंगे, इस पर क्लास 10th में हालांकि पढ़े होंगे लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। चलिए R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आप समझिए, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि आफ्टर टेम्परेचर T, आफ्टर टेम्परेचर T ये जो है, ठीक है, R इक्विवेलेंट डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 डैश प्लस R2 डैश एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T ये 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए, ये एट टेम्परेचर T मान लीजिए, एट टेम्परेचर T मान लीजिए, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट डैश बराबर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 1 प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा T, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा T, R1 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा T प्लस या R2 डैश क्या हो जाएगा, R2 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा T। नहीं समझे, समझिए ध्यान से कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, यह हमको पता है। R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है सीरीज के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी टेम्परेचर T पे अपना जो रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट वो बढ़ के R इक्विवेलेंट डैश हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा।
जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर के केस में तो रेसिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। इसको मान लीजिए आर इक्विवेलेंट डैश, इसको मान लीजिए R1 डैश, इसको मान लीजिए R2 डैश। तो आर इक्विवेलेंट डैश जो कौन सी इक्वेशन को फॉलो करते हुए बढ़ेगा, आर इक्विवेलेंट 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू, ये कौन सा इक्वेशन को फॉलो करेगा, R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। क्योंकि देखिए ना टेम्परेचर तो सबका सेम होगा ना, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो एक का टेम्परेचर जितना से बढ़ाएंगे दूसरा का भी उतना ही से बढ़ेगा, एक का जितना से घटाएंगे दूसरा का भी उतना से घटेगा। और आर इक्विवेलेंट तो वही होता है जो दोनों का टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा 2। अच्छा चलिए आर इक्विवेलेंट को लिख लीजिए। इधर आर इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, इधर आर इक्विवेलेंट को R1 प्लस R2 लिख लीजिए, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इक्वल्स टू, देखिए अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से R1 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से R2 मल्टीप्लाई होगा, तो R1 प्लस R2 लिख लें, ये R1 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये R2 भी तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या ये R1 प्लस R2 लिख लें, क्यों नहीं सर, बिल्कुल लिख लेंगे। R1 प्लस R2 प्लस ध्यान दीजिए ये R1 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा इससे, R1 अल्फा 1 डेल्टा टी से और R2 अल्फा 2 डेल्टा टी से, तो हो जाएगा R1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी। दिख रहा है क्या पीछे से, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए तो ये क्या हो गया, R1 अल्फा 1 डेल्टा टी R2 अल्फा, ये देखिए जब ये R1 R2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा R1 प्लस R2, ये 1 बोला तो कैंसिल हो जाएगा, इससे जो मल्टीप्लाई होगा वो तो इससे कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ये कैंसिल हो गया है। अब यहाँ से डेल्टा टी कॉमन ले लीजिए, तो R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी ने डेल्टा टी को मार दिया, तो अल्फा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं पैरेलल के लिए, ये हो गया। अब आते हैं पैरेलल के लिए, तो देखिए पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये आगे डिराइव करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है आ जाए। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो टेम्परेचर जब T बढ़ाएंगे, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो R इक्विवेलेंट डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1/R1 डैश प्लस 1/R2 डैश, किसी टेम्परेचर T पे, एट टेम्परेचर T, ठीक है, किसी टेम्परेचर T पे। तो 1/R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/R1, 1/R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट डैश को क्या लिख सकते हैं, देखिए ना R इक्विवेलेंट डैश को क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/R1 डैश को क्या लिख सकते हैं, R1 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 1/R2 डैश को क्या लिख सकते हैं, R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। देखिए ना लिख लिया, R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, ये जो लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है टेम्परेचर के साथ, R इक्विवेलेंट 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ये 1/R1 और अल्फा 1 डेल्टा टी, ये भी 1/R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए यहाँ 1/R इक्विवेलेंट, ये 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट को ऊपर बुला लीजिए, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी के पावर -1, ये ऊपर चला गया तो पावर -1, यहाँ भी इसको ऊपर भेज दीजिए,
तो इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 1 प्लस α1 डेल्टा टी के पावर में -1 प्लस 1/r2 1 प्लस α2 डेल्टा टी के पावर -1। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब यहाँ पे लगाएंगे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। देखिए अल्फ़ा जो होता है ना वो बहुत छोटा होता है, जो अल्फ़ा होता है वो बहुत छोटा होता है। और आप लोग पढ़े होंगे बाइनोमियल चैप्टर में जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो 1 प्लस एक्स के पावर अगर -1 है या कुछ भी है, अगर x बहुत बहुत छोटा है 1 से, अगर x वेरी वेरी लेस देन 1 से, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। मतलब ये जो पावर होता है ना ये उठ के यहाँ आ जाता है, ये पावर उठ के यहाँ आ जाता है अगर ये बहुत छोटा रहा। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि जो है अल्फा इक्वलेंट बहुत छोटा होता है, मान क्या लेना है, होता ही ये बहुत छोटा, 10 की पावर -5 -6 के टर्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1/r इक्वलेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्वलेंट को लिख लीजिए 1/r1 प्लस 1/r2 1/r1 प्लस 1/r2। इसको नीचे बुला लीजिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, तो 1 माइनस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी 1 माइनस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/r1 1 माइनस α1 डेल्टा टी, इसमें भी पावर को बुला लिए नीचे, प्लस 1/r2 1 माइनस α2 डेल्टा टी 1 माइनस α2 डेल्टा टी। अब ध्यान से देखिए, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1/r1 प्लस 1/r2 तो बनेगा 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ भी जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/r1 प्लस ये भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/r2, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस साइड क्या बचेगा वो ध्यान से देखिएगा, इस साइड बचेगा 1/r1 प्लस 1/r2 माइनस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इक्वल्स टू, इस साइड क्या बचेगा माइनस 1/r1 α1 डेल्टा टी माइनस 1/r2 α2 डेल्टा टी। अब देखिए ना डेल्टा टी सब जगह है और माइनस भी सब जगह है, तो कैंसिल हो जाएगा। इधर मिटा दें, इधर मिटा दें, सब जगह माइनस है और माइनस डेल्टा टी को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा अल्फा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या देखिए माइनस तो कैंसिल हो गया, ये अल्फा 1/r1 प्लस अल्फा 2/r2 होगा, तो माइनस डेल्टा टी तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में बनेगा अल्फा 1/r1 प्लस अल्फा 2/r2 और डिवाइडेड बाय ये चला जाएगा पूरा का पूरा नीचे में, तो 1/r1 प्लस 1/r2। जब इसको एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा 1r2 प्लस अल्फा 2r1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। ये हो जाएगा आपका आंसर पैरेलल के लिए। चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, 2-3 सेकेंड में लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।